नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त के बारे में। इससे पहले की जो कल की अपनी क्लास हुई थी, उसमें हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को बिल्कुल कंप्लीट और डीप से पढ़ लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। अगर कोई स्टूडेंट नया जुड़ा हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने यूट्यूब पर फ्री करवा रखा है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो पीडीएफ के रूप में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। हमारे मोबाइल नंबर जो कि आपके यहाँ नीचे येलो कलर की पट्टी में आपको जो मोबाइल नंबर दिख रहे होंगे 7568374047, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। बाकी की पूरी जानकारी आपको वहाँ पे दे दी जाती है। ठीक है, हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में साथियों, और बिल्कुल बिना बात के और जल्दी जल्दी अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए, सभी स्टूडेंट के एग्जाम आ चुके हैं, तो अपने बिना किसी बात के और बिना टाइम खराब किए है ना, अपने सिलेबस की ओर फोकस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 को हुआ था। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था। स्थान इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे हम बात करते हैं इनके निधन के बारे में। इनका निधन 11 दिसंबर 1964 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम साथियों मिथिलादीप नंदिनी शरण। बिल्कुल मोस्ट है, एक बार पूछा गया था एग्जाम में, है ना। इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त है। पिता का नाम क्या है, रामचरण गुप्त है। माता इनकी काशी बाई, माता का नाम क्या है, काशीबाई है। पिता रामचरण गुप्त हो गए। और इनके गुरु कौन है साथियों, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या रहे थे, इनके गुरु रहे थे। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ये प्रश्न आपके पहले एग्जाम में पूछा गया था। आगे हम बात करते हैं, देखो इनके उपनाम बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है साथियों। उपनाम उपनाम की हम बात करते हैं। इनको दद्दा दद्दा नाम से साथियों, जो इनका फ्रेंड सर्किल था, जो इनके सॉरी इनके जो साथी जो साहित्यकारों ने थे, साहित्यकार थे, उन्होंने इनको क्या कहा था, दद्दा नाम से इनको पुकारा था। कौटुंबिक कवि की हम बात करते हैं साथियों, इन्होंने खुद को यानी अपने आप को क्या कहा था, कौटुंबिक कवि कहा था। राष्ट्र कवि की हम बात करते हैं साथियों, इनको राष्ट्र कवि किसने कहा था, तो यह उपाधि महात्मा गांधी द्वारा 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में दी गई थी। ठीक है, किस रचना की बात कर रहे हैं, भारत भारती रचना के अंतर्गत। किसने साथियों, राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में यह उपाधि दी गई थी। आगे हम बात करते हैं इनको युग कवि किसने कहा था, तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने इनको युग कवि कहा था। ये भी इनका उपनाम है, मोस्ट है। आधुनिक युग का तुलसी साथियों गणपति चंद्र गुप्त जी इनको कहते हैं। किनको, मैथिली शरण गुप्त जी को साथियों आधुनिक युग का तुलसी गणपति चंद्र गुप्त जी ने इनको कहा था। रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको क्या कहा था, सामंजस्य का कवि कहा था। ठीक है, मधुप की हम बात करते हैं, बिल्कुल मोस्ट है। मधुप इनको साथियों इस उपनाम से बांग्ला भाषा के कवि माइकल मधुसूदन की रचनाओं का हिंदी अनुवाद किया गया था, इसलिए इनका उपनाम भी क्या पड़ा था, वहां पे मधुप पड़ा था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जन जागरण चेतना के सबसे बड़े कवि कौन है साथियों, तो इनको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको जन जागरण चेतना के सबसे बड़ा कवि कहा था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके क्या है, गुरु भी हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं इनके रसी केंद्र, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट नाम है साथियों। देखो इनके कौन कौन से नाम मोस्ट आपको ध्यान रखने हैं, जो कि पहले पूछे गए थे। दद्दा काफी बार पूछा गया प्रश्न था। कौटुंबिक कवि, राष्ट्र कवि मोस्ट है ना। और हम बात करते हैं सामंजस्य का कवि, आधुनिक युग का तुलसी बिल्कुल मोस्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मधुप ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है साथियों कौन सा, जन जागरण चेतना के सबसे बड़े कवि। और रसिक केंद्र वेरी वेरी मोस्ट रसिक केंद्र है ना। रसिक केंद्र की हम बात करते हैं इस उपनाम से साथियों, सरस्वती में कविता भेजी जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने से मना कर दिया था। ठीक है, आगे चले। इनको हरि गीतिका छंद का बादशाह भी इनको कहा जाता है। इनके उपनाम बहुत ज्यादा है, आपको ध्यान रखने हैं। अंत्यानुप्रास का स्वामी भी इनको कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त जी को ही। युग चारण का कवि भी इनको कहा जाता है। और कहने वाले कौन है, हरिओत जी है ना। नारी उद्धारक कवि मोस्ट है, किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको नारी उद्धारक कवि कहा था। खंड काव्य सम्राट का इनको कहा जाता है। स्वदेश भारती भी इनको कहा जाता है। और साथियों गुप्त जी भी इनको यानी मैथिली शरण गुप्त जी भी इनको कहा जाता है। साथियों ये सारे उपनाम किनके हैं, मैथिली शरण गुप्त जी के सारे उपनाम। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, देखो इनकी
प्रथम कविता कौन सी साथियों? हेमंत, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1905 ईस्वी है, वेरी मोस्ट है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे गुणवंत हेमंत किसकी रचना है और उसका प्रकाशन वर्ष कितना है। ठीक है, दोनों ही आपको जो प्रश्न साथियों ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जो भी स्टूडेंट वीडियो देखता है वो कमेंट करके जरूर बताएगा आपको याद है कि नहीं, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो भी आप उसको सर्च करके या फिर रजिस्टर में देके या फिर जहाँ पे भी लिखी है आपने नोट्स लिखे हैं आप वहाँ देखकर एक बार जरूर टाइप करें। उससे आपको क्या है कि हमेशा याद रह जाएगा कि हाँ किस एक दिन मैंने वहाँ पे जो है क्वेश्चन मैंने मैडम ने पूछा था तो मैंने वहाँ पे टाइप करके बताया था कि गुणवंत हेमंत किसकी रचना है, उसका मैंने प्रकाशन वर्ष भी वहाँ पे लिखा था। एक बार अगर आप किसी चीज को ध्यान से खुद उस पर एनालिसिस करके लिखते हो साथियों तो आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए क्वेश्चन रह जाता है, बैठ जाता है। ठीक है, तो इनकी प्रथम कविता कौन सी है? हेमंत, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1905 ईस्वी है और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आगे हम बात करते हैं इनकी प्रथम रचना कौन सी है? रंग में भंग, बिल्कुल मोस्ट है, 1909 ईस्वी इसका क्या है? प्रकाशन वर्ष है। दोनों ही फैक्ट यहाँ पे आपके मोस्ट है। प्रथम कविता हेमंत हो गई जिसका प्रकाशन वर्ष 1905 ईस्वी है और प्रथम काव्य रचना कौन सी है? रंग में भंग हो गई जिसका प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी है। अब हम बात करते हैं प्रमुख विशेषताएं इनकी कौन कौन सी हैं। देखो, मैथिली शरण की रचनाएं जो कि प्रारंभिक में जो रचनाएं थी वेश्योपकारक पत्रिका कलकत्ता में प्रकाशित होती थी। कहाँ पे साथियों? ये कलकत्ता में प्रकाशित होती थी जिनकी प्रथम रचनाएं थी, है ना। वैष्णव भावना का कवि भी इनको कहा जाता है। किनको? मैथिली शरण गुप्त जी को वैष्णव भावना का कवि भी इनको कहा जाता है। इनके संबंध में एक पंक्ति भी है साथियों, देखो कि करते तुलसी भी कैसे मानस पद, या फिर आपके यहाँ पे कहीं कहीं आपको इस पंक्ति में या मानस नाद भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? मानस नाद। ठीक है, करते तुलसी भी कैसे मानस नाद, महावीर का जो न मिला होता प्रसाद। इसमें ये कहते हैं कि साथियों तुलसी भी कैसे करते, ये जो मानस मानस है ये कैसे करते तुलसी भी, अगर इनको महावीर प्रसाद, महावीर हनुमान जी का, अगर इनको हनुमान जी कृपा न होती तो ये भी कैसे मानस पद लिख पाते, है ना। आगे चले, देखो मैथिली शरण गुप्त जी मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की मानते हैं। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है, ये आपके पहले एग्जाम में आ चुका है कि मैथिली शरण गुप्त जी मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की मानते। इसके संबंध में उन्होंने पंक्ति भी लिखी थी कि हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये भी आपके एग्जाम में पहले पूछी जा चुकी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी ने कार्ल मार्क्स की पुत्री जेनी पर या जेनी नाम से कविता लिखी थी। बिल्कुल वेरी मोस्ट है कि मैथिली शरण गुप्त जी ने कार्ल मार्क्स की पुत्री जेनी पर जेनी नाम से कविता लिखी थी। किस नाम से साथियों? जेनी। इनकी पुत्री का नाम क्या था? जेनी थी और इसके नाम पर किसने क्या कविता? जयनी नाम से कविता इन्होंने लिखी थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं बच्चन सिंह जी का कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी गांधीवादी वैष्णवता के अनुकर्ता हैं। ठीक है, वैष्णवता के अनुकर्ता हैं, ये किसने कहा था? बच्चन सिंह जी ने कहा था। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के पहले ऐसे कवि थे जिनको राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया था, है ना। किसको साथियों? मैथिली शरण गुप्त जी को द्विवेदी युग के पहले ऐसे कवि थे जिनको राज्यसभा का सदस्य भी नियुक्त किया गया था। आगे हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त ने रसिकेंद्र नाम से ब्रज भाषा की कविताएं लिखी थी, है ना। किस नाम से? रसिकेंद्र नाम से। बिल्कुल ये भी मोस्ट है। इनकी कविताओं में राष्ट्रीयता व गांधीवादी की प्रधानता रही थी। ये भी मोस्ट है फैक्ट, जो आपको विशेषता वाला प्रश्न आता है यहाँ से बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे चले, देखो अब इनका जो मोस्ट साथियों जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है वो यहाँ से आने वाला है। और आपको पता है कि मैथिली शरण गुप्त हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए साथियों, ये ऐसे कवि हैं महत्वपूर्ण जहां से एक एक प्रश्न आपके जरूर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। चाहे नाटक से देखो, चाहे उपन्यास से देखो, चाहे आप इनकी रचनाओं में से देखो, विशेषताओं में से देखो, लेकिन आपका यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं। मौलिक काव्य रचना की हम बात करते हैं। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रंग में भंग। इनकी पहली रचना भी साथियों कौन सी? रंग में भंग, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1909 ईस्वी, है ना, वेरी मोस्ट है। दूसरी है जयद्रथ वध, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1910 ईस्वी। भारत भारती, इसका प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी। ठीक है, मोस्ट है तीनों ही। तिलोत्मा, तिलोत्मा की हम बात करते हैं साथियों, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1915 ईस्वी। चारों ही मोस्ट है, पहले एग्जाम में चारों ही पूछी जा चुकी है। ठीक है, एक हम बात करते हैं साथियों वेतालिक, ये भी आपके पहले एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1916 ईस्वी। वेतालिक हो गई, चंद्रहास हो गई, किसान, पत्रावली और शकुंतला। साथियों ये सारी जो रचना है इनकी कितनी, लगभग 5 रचना जो है इनकी, इनका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1916 ईस्वी। कौन कौन सी? वेतालिक, चंद्रहास, किसान, पत्रावली और शकुंतला, इन सबका प्रकाशन वर्ष कितना है साथियों? 1916 ईस्वी है। आगे हम बात करते हैं एक रचना इनकी कौन सी है? लीला।
लीला इनके साथियों, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1919 ईस्वी है। पंचवटी, पंचवटी की अगर हम बात करते हैं इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1925 ईस्वी है। आर्य, आर्य की अगर मैं बात करती हूँ साथियों तो इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1925 ईस्वी। स्वदेश संगीत, हिंदू, त्रिपतगा, शक्ति और बक्सहार। और अगर हम बात करते हैं आगे, देखो स्वदेश संगीत होगी, हिंदू, त्रिपतगा, शक्ति, बक्सहार, वन वैभव, शेरंदरी और विकट भट्ट। ये सारी जो रचना है साथियों इनकी, इनका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1927 ईस्वी। कौन कौन सी? स्वदेश संगीत हो गई, हिंदू हो गई, त्रिपतगा, वेरी वेरी मोस्ट है ये त्रिपतगा साथियों इनकी। काफी बार पूछी गई रचना कौन सी? त्रिपतगा की अगर हम बात करते हैं इसमें काफी बार पूछी गई रचना, मोस्ट ध्यान रखना। उसके बाद आपके शक्ति, बक्सहार, बक्सहार भी आपके काफी ज्यादा बार पूछी गई, आपको ध्यान रखना है बक्सहार। वन वैभव, वेरी वेरी मोस्ट साथियों, वन वैभव भी आप इसको भी मोस्ट लगा लेना, ये भी आपके पहले एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। शेरंदरी और विकट भट्ट, ठीक है। ये क्या है? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1927 ईस्वी, है ना। अब आगे हम बात करते हैं इनकी और रचनाएं अन्य कौन कौन सी हैं। देखो वन वैभव मोस्ट लगा लेना। आगे हम बात करते हैं इनकी अन्य और रचना कौन कौन सी है। देखो इधर हम बात करते हैं सबसे पहले जंकार। जंकार साथियों बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट रचना है जंकार, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1929 ईस्वी। अगली है आपके कौन सी? गुरुकुल। गुरुकुल की अगर मैं बात करती हूँ साथियों ये भी मोस्ट है। साकेत, साकेत की मैं बात करती हूँ साथियों वेरी वेरी मोस्ट है, इसका प्रकाशन वर्ष कितना? 1931 है। और गुरुकुल का कितना है साथियों? 1928 इसका प्रकाशन वर्ष है। और अगर मैं बात करती हूँ तो देखो यशोधरा, यशोधरा का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1932 ईस्वी है। उच्चवास, उच्चवास का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1935 ईस्वी है, ठीक है। सिद्धराज, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1936 ईस्वी है। द्वापर, वेरी वेरी मोस्ट साथियों द्वापर, द्वापर हो गई, जंकार हो गई, साकेत हो गई, ये सारी रचनाएं इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1936 ईस्वी। एक आपके मंगलगढ़, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1937 ईस्वी। और लगभग साथियों क्रम वाला प्रश्न आपके यहाँ से बन सकता है, तो मैंने सारी रचना आपको क्रम से यहाँ पे करवा रखी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं और कौन कौन सी है। देखो आगे हम बात करते हैं नहुस। नहुस साथियों का नाटक बहुत वेरी वेरी मोस्ट आपको पता है कि जो है नहुस इनकी रचना 1940 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। कुणाल गीत, कुणाल गीत की मैं बात करती हूँ इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1942 ईस्वी। अर्जन और विसर्जन पहले पूछी गई है साथियों, नहुस पूछी गई थी, अर्जन और विसर्जन में भी पहले पूछी गई है, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1942 ईस्वी, ठीक है। काबा और करबला पहले पूछी गई है, ये भी मोस्ट है आपके, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1942 ईस्वी। विश्व वेदना, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1942 ईस्वी। अजीत की अगर मैं बात करती हूँ साथियों इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1946 ईस्वी। प्रदक्षिणा, इसका प्रकाशन वर्ष 1950 ईस्वी है। और पृथ्वी पुत्र, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1950 ईस्वी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अभी तो और रचनाएं हैं इनकी। अंजलि और अर्ध्य, अंजलि और अर्ध्य की हम बात करते हैं साथियों तो इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1950 ईस्वी। हिडिंबा की मैं बात करती हूँ साथियों, हिडिंबा का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1950 ईस्वी। जय भारत की हम बात करते हैं, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1952 ईस्वी। भूमि भाग, भूमि भाग का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1959 ईस्वी। राजा और प्रजा, वेरी वेरी मोस्ट है साथियों ये राजा और प्रजा, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1956 ईस्वी। विष्णुप्रिया मोस्ट है, 1957 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। रत्नावली, रत्नावली की अगर हमें बात करती हूँ साथियों तो इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1960 ईस्वी, ठीक है। एक इनकी साथियों मोस्ट रचना है जो कि अपूर्ण है, इसलिए ये वेरी वेरी मोस्ट है, कौन सी? उर्मिला। और उर्मिला साथियों इनकी वेरी वेरी मोस्ट रचना है, कौन सी? उर्मिला, जो कि अपूर्ण है, ठीक है। देखो अब इसमें आपके मोस्ट कौन कौन सी उसकी अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ मैं बात करती हूँ एक एक रचना को लेकर। तो देखो हालांकि मैंने पहले लगा रखा है, लेकिन और भी कुछ रचना जो आपकी छूटी हुई है। रंग में भंग बिल्कुल मोस्ट है, जयद्रथवत मोस्ट है, भरत भारती मोस्ट है, तिलोत्तमा मोस्ट है, और वैतालिक वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि शकुंतला मोस्ट लगा लेना इसको भी, और लीला ये भी आपको जो है मोस्ट लगा लेना, ठीक है। चंद्रहास लगा लेना, ये भी मोस्ट है। आगे हम बात करते हैं पंचवटी हो गई, आर्य हो गई, संगीत स्वदेश संगीत हो गई, हिंदू, त्रिपतगा, शक्ति, बक्सहार, वन वैभव, सेरंदरी, विकट भट्ट, ठीक है। इधर हम बात करते हैं जंकार, मोस्टली, गुरुकुल, साकेत, यशोधरा, उच्छ्वास, उच्छ्वास भी साथियों मोस्ट है, इसको मोस्ट लगा लेना, है ना। सिद्धराज, द्वापर, मंगलगढ़, नहुस, कुणाल गीत, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला। विश्व वेदना, अजीत, प्रदक्षिणा, पृथ्वीपुत्र, अंजलि और अर्ध्य, हिडिंबा बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट साथियों, हिडिंबा को मोस्ट लगा लेना। जय भारत, भूमि भाग, राजा प्रजा, विष्णुप्रिया, रत्नावली और उर्मिला जो कि इनकी अपूर्ण रचना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इनका खंड काव्य। साथियों देखो इनके खंड काव्य कितने हैं? कुल 20 हैं, जिसमें 19 तो क्या है? अपूर्ण है, सॉरी आपके 19 तो पूर्ण है और एक कौन सा है? अपूर्ण है ना। ध्यान रखना है कुल कितने इसमें टोटल 20 है।
20 की हम बात करते हैं, जिसमें आपके इनको विशेषता के अनुसार हम देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ रंग में बंग। ये आपका सबसे पहला खंड काव्य साथियों, रंग में बंग ऐतिहासिक खंड काव्य है। और अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें बूंदी, जब मैंने आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी पढ़ाया था तब मैंने बताया था आपको वहाँ पे कि इसमें किसमें साथियों राष्ट्रीयता के शौर्य का चित्रण उसमें आता है। महावीर द्विवेदी की विशेषता मैंने देखी थी, तो मैंने आपको ये बताया भी था कि मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है कौन सी, रंग में बंग, जिसमें बूंदी और चित्तौड़ के राजपूत राजाओं के शौर्य का चित्रण उसमें दिया हुआ है। ठीक है, अगली कौन सी है आपके जयद्रथ वध। इसकी अगर हम बात करते हैं तो महाभारत के आख्यान पर आधारित अभिमन्यु के शौर्य तथा जयद्रथ वध का इसमें वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, बात करते हैं इसमें कुल सर्ग की, तो कुल सर्ग कितने इसमें साथियों 7 है। और प्रबंधात्मक क्या है, ये महाकाव्य है। ठीक है, यहाँ तक आशा करूंगी आपको समझ में आ रहा होगा साथियों। सिलेबस को जल्दी कवर करना है, मैं बिना किसी बात किए हुए आपको सिलेबस करवाऊंगी। मैं बार बार यही बात कहती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैडम आप बीच में कुछ कमी में मोटिवेशन, हालांकि कहा भी था, मैं नाम नहीं लूंगी, वो कहते हैं कि मैम हमें मोटिवेशन क्या करो, आप मोटिवेशन भी डाला करो बीच बीच में, कुछ वीडियो बताया करो। लेकिन साथियों मोटिवेशन देखो, सबसे बड़ा मोटिवेशन मैं आपको बताऊं कि अपनी परिस्थिति को देखना। ठीक है, अपनी परिस्थिति को देख लो, वो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन हो जाएगा। अपने घर वालों की, जो अपने मम्मी पापा हैं, अपने माँ बाप का जो साथियों परिस्थिति है, अपनी खुद की जो परिस्थिति है, किसी किसी लड़कियों को मैंने देखा है, हालांकि बॉयज है ना सभी के, किसी किसी के एक या दो बच्चे भी हैं। ठीक है, तो अपनी परिस्थिति को देखो और आपकी तैयारी को अच्छे से रखो, है ना। ऐसा नहीं कि मोटिवेशन ऐसे देखना कि हाँ ऐसा करना और वैसा करना, ये सब कुछ चाहते हो, उनसे आप कभी मोटिवेट नहीं होने वाले हो। मोटिवेट होना है तो अपनी खुद की परिस्थिति, अपने घर की परिस्थिति देख के आप मोटिवेट हो सकते हो। ठीक है, इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे चले, देखो आगे हम बात करते हैं शकुंतला। शकुंतला की मैं बात करती हूँ साथियों, मोस्ट है ये भी, है ना। पंचवटी मोस्ट था, किसान भी मोस्ट है। देखो शकुंतला की हम बात करते हैं, इसमें दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम का इसमें चित्रण है। ठीक है, प्रबंधात्मक खंड काव्य है। सर्ग इसमें कितने साथियों, तो कुल सर्ग इसमें कितने हैं 11 है। ठीक है, पंचवटी की मैं बात करती हूँ तो पंचवटी प्रबंधात्मक खंड काव्य है। लक्ष्मण के उद्दात का इसमें चित्रण है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे आती है आपके किसान। किसान की हम बात करते हैं तो किसानों के जीवन एवं कुली प्रथा का वर्णन इसमें दिया हुआ है। ये आत्मचरितात्मक खंड काव्य है कौन सा, किसान। इसमें कुल सर्ग कितने साथियों, तो इसमें 8 कुल सर्ग दिए हुए हैं। आगे चले, आगे हम बात करते हैं, देखो अगला खंड काव्य कौन सा, सेरंद्री। सेरंद्री की हम बात करते हैं साथियों, देखो सेरंद्री, बकसंहार और वन वैभव, इनकी हम बात करते हैं। देखो सेरंद्री पांडवों के अज्ञातवास के समय के द्रौपदी एवं कीचक के प्रसंग का इसमें क्या है, चित्रण दिया हुआ है। बकसंहार की मैं बात करती हूँ, बकसंहार कुंती के आदर्श चित्रण एवं भीम द्वारा बक के संहार का इसमें चित्रण किया गया है। ठीक है, वन वैभव की हम बात करते हैं साथियों, वन वैभव, तो देखो इसमें गंधर्व चित्रसेन द्वारा दुर्योधन की पराजय एवं अर्जुन की विजय गाथा का चित्रण इसमें दिया हुआ, किसमें, वन वैभव में। और ये भी मोस्ट है, इसमें गंधर्व चित्रसेन द्वारा दुर्योधन की पराजय एवं अर्जुन की विजय गाथा का चित्रण इसके अंतर्गत दिया हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, देखो आगे कौन कौन से हैं, शक्ति, यशोधरा, शक्ति हो गया, यशोधरा और द्वापर, इनकी अगर हम बात करते हैं साथियों, देखो ये भी महत्वपूर्ण है। दुर्गा सप्तशती में वर्णित दुर्गा के शौर्य का इसमें चित्रण दिया हुआ है। ठीक है, यशोधरा की मैं बात करती हूँ साथियों, वेरी वेरी मोस्ट है। इनके जो 20 खंड काव्य साथियों, 20 के 20 ही मोस्ट है, याद होने चाहिए, क्रम से आपको याद होने चाहिए इनका जो है, इनका प्रकाशन वर्ष कितना है। ठीक है, यशोधरा की मैं बात करती हूँ, चंपू एवं संगीत रूपक शैली में रचित प्रबंधात्मक खंड काव्य कौन सा, यशोधरा। नारी के स्वाभिमान का चित्रण इसमें दिया हुआ है। द्वापर की हम बात करते हैं साथियों, द्वापर देखो, द्वापर की मैं बात करूं, प्रबंधात्मक खंड काव्य है, एकालाप शैली में रचित है और नंद के वात्सल्य का इसमें चित्रण दिया हुआ है, किसमें, द्वापर में। आगे चले, आगे हम बात करते हैं सिद्धराज। एक सिद्धराज रह गया और एक कौन सा है, नहुस। ये दोनों जो साथ इनकी रचना है, देखो इनका खंड काव्य, इसकी हम बात करते हैं। एक तो सिद्धराज, एक कौन सा है, नहुस। सिद्धराज की हम बात करते हैं, सिद्धराज जयसिंह के चरित्र का इसमें चित्रण दिया हुआ है, प्रबंधात्मक खंड काव्य है। और कुल सर्ग इसमें कितने हैं, तो साथ कुल सर्ग इसमें कितने हो गए, 5 इसमें कुल सर्ग है। नहुस की अगर मैं बात करती हूँ तो प्रबंधात्मक खंड काव्य है, कुल सर्ग इसमें कितने हैं, तो 7 हैं। और मनुष्य के पुरुषार्थ एवं अहंकार के कारण जो है पतित होने का चित्रण इसमें दिया हुआ है। ठीक है, चले आगे, आगे हम बात करते हैं, नहुस की इसमें कथा का वर्णन भी है। एक आपके साथियों कौन कौन से बच गए, देखो कुणाल हो गया, कुणाल, कुणाल गीत, काबा और करबला और अजीत। ठीक है, कुणाल की हम बात करते हैं, गीति शैली में रचित है।
कोणाल की करुण गाथा का चित्रण है और ऐतिहासिक रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। काबा और करबला वेरी वेरी मोस्ट है। इमाम हुसैन की बलिदान गाथा का इसमें चित्रण दिया हुआ है। आपको साथियों प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि निम्न में से मैथिली गुप्त की रचना का जो इनका खंड काव्य रचना है उसका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि काबा और करबला इसमें क्या है, इसमें इमाम हुसैन की बलिदान का गाथा का चित्रण है। किसकी बलिदान गाथा का इसमें चित्रण दिया हुआ है। अजीत की हम बात करते हैं। अजीत में एक राजनीतिक बंदी का आत्मकथात्मक कथा का चित्रण इसमें दिया हुआ, किसमें, अजीत में। अगली आती है आपके साथियों कौन सा, हिडिंबा। हिडिंबा की अगर मैं बात करती हूँ, देखो हिडिंबा, विष्णुप्रिया और रत्नावली। हिडिंबा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें महाभारत के आख्यान पर आधारित रचना है। ये कौन सा, ये खंड काव्य जो है आपका महाभारत के आख्यान पर आधारित है। भीम एवं हिडिंबा के विवाह का इसमें चित्रण दिया हुआ है। आर्य एवं अनार्य जातियों में समन्वय का प्रयास इसमें किया गया है। विष्णुप्रिया की अगर हम बात करते हैं साथियों, विष्णुप्रिया की अगर मैं बात करती हूँ तो चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया पर आधारित खंड काव्य है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रत्नावली। रत्नावली की अगर मैं बात करूं साथियों तो महाकवि तुलसीदास की पत्नी रत्नावली का चित्रण इसमें दिया हुआ था। और तुलसीदास का जब मैंने पढ़ाया था आपको, वहां पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से तुलसीदास को भी समझा दिया था। आगे चले साथियों, एक आता है आपका कौन सा, उर्मिला। ठीक है, और वेरी वेरी मोस्ट है, इसको तो लगा ही लेना आप मोस्ट, क्योंकि साथियों ये अपूर्ण है। 1908 से 1909 में साथियों इसका जो है इसका प्रकाशन चल रहा था। ये अपूर्ण है यानी अप्रकाशित रचना है और ये 20वां खंड काव्य है। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आपके 19 तो पूर्ण है और 20 जो है 20वां यानी एक जो कौन सा आपका 20वां वो कौन सा है, अपूर्ण खंड काव्य है। ठीक है, देखो कौन कौन से हो गए आपके खंड काव्य। यहाँ अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले मैंने बात की थी रंग में भंग। ठीक है, 20 के 20 वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना, रंग में भंग, जयद्रथ वध, और हमने बात की थी साथियों कौन सा, शकुंतला। ठीक है, शकुंतला भी वेरी वेरी मोस्ट है। पंचवटी, पंचवटी बिल्कुल मोस्ट है ना। किसान मोस्ट है। आगे हम बात करते हैं सेरंद्री। सेरंद्री बिल्कुल मोस्ट है। बक्सहार बिल्कुल मोस्ट है। वन वैभव, इनकी एक एक दो दो जो विशेषता साथियों वन लाइनर आपको ध्यान रखनी है। शक्ति बिल्कुल मोस्ट है। यशोधरा बिल्कुल मोस्ट है। द्वापर बिल्कुल मोस्ट है। सिद्धराज बिल्कुल मोस्ट है। ठीक है, नहुस हो गया बिल्कुल मोस्ट है। कुणाल गीत बिल्कुल मोस्ट है। काबा और करबला बिल्कुल मोस्ट है। अजीत बिल्कुल मोस्ट है। हिडिंबा बिल्कुल मोस्ट है। और हम बात करते हैं विष्णुप्रिया, रत्नावली और उर्मिला बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, आगे चले। अब आगे हम बात करते हैं साथियों इनका जो महाकाव्य था उसकी अगर हम बात करते हैं, देखो महाकाव्य 21, जिसमें आपके 19 तो क्या है खंड काव्य और 2 क्या है साथियों इसमें महाकाव्य। 19 जो खंड काव्य थे उनकी हमने देखा था साथियों, जो 19 खंड काव्य थे आपके कौन से, जो अभी हमने जस्ट पहले देखे थे, और 2 कौन से आपके महाकाव्य, एक तो साकेत और एक आपका कौन सा, जय भारत। ठीक है, ये 19 वही है जो साथियों पूरे पूर्ण थे। ठीक है, देखो 2 महाकाव्य की हम बात करते हैं, एक तो है साकेत और दूसरा कौन सा है, जय भारत। साकेत का प्रकाशन वर्ष 1931 है और जय भारत का प्रकाशन वर्ष कितना है, 1952 है। ठीक है, 1916 से 1931 तक साथियों आपका साकेत जो है ये इसका समय रहा था। अब आगे हम बात करें सबसे पहले साकेत की। देखो साकेत कुल सर्ग कितने इसमें साथियों, 12 है। रामकथा का चित्रण है। नवम सर्ग इसमें जो है साथियों सबसे बड़ा सर्ग है साकेत में। 9वें और 10वें सर्ग में किसने इसमें उर्मिला के विरह का चित्रण या फिर वर्णन दिया हुआ है, किसमें साथियों, आपके साकेत में, है ना। आगे हम बात करते हैं इसके जो है साथियों जो साकेत रचना है इसमें लगा समय कितना है, तो लगभग इसमें साथियों 15 से 16 वर्ष इसमें लगे थे। और प्रधान रस इसमें कौन सा रहा था, तो वियोग श्रृंगार रस इसमें रहा था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, देखो 1916 से 1931 लगभग 15 से 16 वर्ष का समय इसमें लगा था। जय भारत की हम बात करते हैं साथियों, देखो इसमें सर्ग कितने हैं, 47 है। महाभारत की कथा पर कथा का चित्रण इसमें है। और नायक कौन सा इसमें, युधिष्ठिर। प्रधान रस इसमें कौन सा है, शांत रस है। ठीक है, आगे चले। आगे हम बात करते हैं अनुदित काव्य रचना इनकी कौन कौन सी है। देखो इसके जो इनकी अनुदित काव्य रचना है साथियों वो 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन सी, संस्कृत में रचित, बांग्ला में रचित और आपके अन्य अनुदित रचनाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी संस्कृत में रचित अनुदित रचनाएं कौन कौन सी हैं। देखो एक तो है स्वप्न वासुदत्ता। प्रकाशन वर्ष कितना है इसका साथियों, वो है 1914 ईस्वी। भास के नाटक का अनुवाद इसमें दिया हुआ, किसमें, स्वप्न वासुदत्ता में, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है साथियों, 1914 ईस्वी। गीतामृत, गीतामृत की हम बात करते हैं साथियों, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1925 ईस्वी है। श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का इसमें क्या है, अनुवाद दिया गया है। दूध घटोत्कच, दूध घटोत्कच की हम बात करते हैं साथियों, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1955 ईस्वी है। भास के घटोत्कच एकांकी का अनुवाद इसमें दिया हुआ है। अविमारक,
अविमारक की हम बात करते हैं, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1963 ईस्वी है। बास के नाटक का अनुवाद इसमें भी दिया हुआ है। प्रतिमा, प्रतिमा की अगर मैं बात करती हूँ 1963 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, और बांस के नाटक का अनुवाद इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आगे और कौन कौन से हैं। देखो, अभिषेक, अभिषेक की हम बात करते हैं साथियों, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1963 ईस्वी है। यह भी बास के नाटक का इसमें भी अनुवाद दिया हुआ है। दुर्भंग, दुर्भंग का प्रकाशन वर्ष कितना है, 1914 ईस्वी है, अप्रकाशित है। बास के एकांकी का अनुवाद इसमें दिया हुआ है। ठीक है, दूत वाक्यम, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1914 ईस्वी है, और यह अप्रकाशित है। चारुदत्त 1914 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है, और प्रतिज्ञा योगेंद्र रायण, ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1914 ईस्वी है। अब हम बात करते हैं साथियों इनके बांग्ला भाषा में रचित जो है अनुदित रचनाएं इनकी कौन कौन सी है। सबसे पहले हमने बात की थी संस्कृत में अनुदित रचनाएं इनकी कौन कौन सी है। स्वप्न वासुदत्ता, गीतामृत, दूत घटोत्कच, अविमारक, प्रतिमा। प्रतिमा के बाद हमने देखा था अभिषेक, दुर्भंग, दूत वाक्यम, चारुदत्त, प्रतिज्ञा, योगेंद्र रायण। ठीक है साथियों, इनकी कौन सी हो गई, संस्कृत, संस्कृत में रचित अनुदित रचनाएं। अब हम बात करेंगे इनकी बांग्ला में रचित अनुदित रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो इनकी कौन सी है, विरहिणी ब्रजांगना। विरहिणी ब्रजांगना की हम बात करते हैं, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1914 ईस्वी है, और माइकेल मधुसूदन के वियोग गीति का अनुवाद इसमें दिया हुआ है। दूसरी है साथियों प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध की अगर मैं बात करती हूँ साथियों, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1914 ईस्वी है, और नवीन चंद्र सेन के प्रबंध काव्य का अनुवाद इसमें दिया गया है। ठीक है, अगली है वीरांगना। वीरांगना का प्रकाशन वर्ष कितना है, 1927 ईस्वी है। माइकेल मधुसूदन द्वारा रचित पौराणिक पात्र एवं गीतों का अनुवाद इसमें दिया गया है। ठीक है, किसमें, वीरांगना में। प्रकाशन वर्ष 1927 है। माइकेल मधुसूदन द्वारा रचित पौराणिक पत्र गीतों का अनुवाद इसमें दिया गया है। ठीक है, मेघनाद वध, इसकी अगर हम बात करते हैं 1927 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। माइकेल मधुसूदन के महाकाव्य का अनुवाद इसमें भी दिया गया है। इसमें सर्ग की अगर मैं बात करूँ इसमें सर्ग कितने हैं, तो इसमें 9 सर्ग है। आगे हम बात करते हैं वत्र सहार। ठीक है, वत्र सहार की अगर मैं बात करती हूँ साथियों, इसका प्रकाशन वर्ष 1962 ईस्वी है। हेमचंद्र वधोपाध्याय, ठीक है, के महाकाव्य का अनुवाद इसमें दिया हुआ है। सर्ग कितने इसमें, तो सर्ग कुल इसमें 15 सर्ग है। अगली आती है आपके अन्य अनुदित रचनाएं कौन कौन सी हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं, रुबैया उमर खयाम, प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी है। उमर खयाम के रुबाइयों के अंग्रेजी अनुवाद का इसमें हिंदी अनुवाद किया गया है। ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी अनुवाद किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजी अनुवाद करता ये इसमें फिटराइल्ड का अनुवाद है। ग्रस्त गीता 1937 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। इसमें श्री प्रकाश की सच्ची नागरिकता में संकलित लेखों का पद्य अनुवाद किया गया है। साधना की हम बात करते हैं साथियों, साधना 1918 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, अप्रकाशित थी। राय कृष्णदास के 25 गद्य गीतों का हरि कीर्तिका छंद में पद्यानुवाद किया गया है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य संग्रह कौन सा, साधना। ठीक है, अब हम बात करते हैं साथियों इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। देखो बिल्कुल मोस्ट है, यहाँ से आपका प्रश्न जरूर बनता है, किससे, गद्य रचना से, ये आपके मोस्ट है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके नाटक। नाटक इनके दो है, कौन सा, तिलोत्मा और एक है चंद्रहास। बिल्कुल दोनों ही मोस्ट है साथियों। तिलोत्मा की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1915 ईस्वी है। सुंद एवं उपसुंद की पराजय की कथा इसमें दी हुई है। किसकी साथियों, सुंद एवं उपसुंद की। ठीक है, चंद्रहास, चंद्रहास की अगर मैं बात करती हूँ तो 5 अंकों में विभाजित पौराणिक नाटक है, कौन सा, चंद्रहास। इनके 2 नाटक है, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं संस्मरणात्मक रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं। देखो श्रद्धांजलि और संस्मरण। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष कितना, 1979। 6 संस्मरण इसमें दिए हुए हैं। मुंशी अजमेरी, इसकी अगर हम बात करते हैं साथियों तो इसमें 1982 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अपने बचपन के मित्र मुंशी अजमेरी से संबंधित ये रचना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अन्य रचनाएं इनकी और कौन कौन सी हैं। एक है साथियों कविता कलाप, 1909 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। मैथिली चरण की 27 कविताएं संकलित है इसमें, और इसके संपादक कौन रहे थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे थे, जो कि मैथिली चरण गुप्त जी के गुरु थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इनकी रचनाओं के संबंध में साथियों प्रमुख विशेषताएं। देखो इनका जो है एक खंड काव्य की अगर हम बात करें, सबसे पहले इनके खंड काव्य जिसमें 19 तो पूर्ण थे और एक कौन सा था, अपूर्ण था। कथाश्रित निबंध काव्य के कौन कौन से थे, पत्रावली, विकट भट्ट, गुरुकुल, अर्जन और विसर्जन, काबा, युद्ध, कविश्री, नल दमयंती और प्रदक्षिणा। साथियों ये सारे कौन से थे, इनके कथाश्रित निबंध काव्य थे। निबंध काव्य और कौन कौन से थे, देखो निबंध काव्य की हम बात करते हैं साथियों तो वो थे इनके भारत भारती, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है भारत भारती, हिंदू, राजा प्रजा,
और विजय पर्व, ये इनके कौन से सातवें निबंध काव्य है। मुक्तक रचनाएं इनकी कौन कौन सी थी, मुक्तक काव्य रचनाएं इनकी वो थी पद्य प्रबंध, मंगलगट, आश्वाद, राष्ट्रवाणी, दूरदशा निवेदन, अन्योक्ति पुष्पावली और स्वस्ति और संकेत, ये कौन सी थी इनकी मुक्तक काव्य रचनाएं थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं और गीति काव्य। गीति काव्य बिल्कुल मोस्ट है। वैतालिक 125 छंद इसमें है। राष्ट्रीयता तथा पुनर्जागरण से संबंधित ये रचना इनकी रही थी। ठीक है, स्वदेश संगीत, इसकी अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीयता से संबंधित 65 गीत इसमें दिए गए हैं। जंकार वेरी वेरी मोस्ट है साथियों, जंकार को तो आप वेरी मोस्ट लगा ही लेना, ये आपके हर बार एग्जाम में जरूर आता ही है। ठीक है, आध्यात्मिकता एवं रहस्यवादिता से संबंधित 64 गीत इसमें दिए हुए हैं, किसमें, जंकार में। विश्व वेदना वेरी वेरी मोस्ट है। युद्धों की विभीषिका का इसमें चित्रण दिया हुआ है। अंजलि और अर्ध्य महात्मा गांधी के निधन पर आधारित रचना है, कौन सी साथियों, अंजलि और अर्ध्य। भूमि भाग, इसकी अगर मैं बात करती हूँ साथियों तो विनोबा भावे के भूदान यज्ञ से संबंधित रचना है, कौन सी, भूमि भाग। उच्छ्वास वेरी वेरी मोस्ट उच्छ्वास साथियों, इसकी अगर मैं बात करती हूँ उच्छ्वास की तो ये शोक गीत है। इसके 3 भाग है, उच्छ्वास, सांत्वना और छिन्न दल। कितने साथियों इसके 3 भाग रहे थे, कौन कौन से, सबसे पहला उच्छ्वास, दूसरा सांत्वना और तीसरा कौन सा रहा था, छिन्न दल। पुत्रों के निधन की पीड़ा इसमें दी गई है, किसमें, आपके उच्छ्वास में। आगे हम बात करते हैं पद्य, नाटकी अथवा रूपक। देखो इसमें अगर हम बात करते हैं ये कौन कौन से हैं, एक तो है अनग। अनग की हम बात करते हैं, बौद्ध संस्कृति पर आधारित है अनग जो है आपका। आगे है कौन सा, दिवोदास, काशी के वैदिक कालीन शासक दिवोदास की कथा का इसमें चित्रण है। पृथ्वीपुत्र कथात्मक रूपक है साथियों, और पृथ्वी की मंगल कामना का चित्रण इसमें दिया गया है। जयनी की हम बात करते हैं साथियों, जयनी तो कार्ल मार्क्स एवं उनकी पुत्री जयनी के आदर्शों का चित्रण इसमें दिया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, देखो लीला। लीला की हम बात करते हैं साथियों तो सीता स्वयंवर की कथा का इसमें चित्रण दिया हुआ है। राम से संबंधित इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, बिल्कुल मोस्ट है साथियों, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से राम से संबंधित रचनाएं इनकी कौन कौन सी है। एक तो है साकेत, पंचवटी, लीला और प्रदक्षिणा। ठीक है, कृष्ण से संबंधित रचना इनकी कौन कौन सी है, तो द्वापर और जयभरत, ये दोनों किससे हैं, कृष्ण से संबंधित इनकी रचनाएं हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित इनकी रचना कौन सी थी, तो यशोधरा, अनक थी। सिख से संबंधित कौन सी थी, तो गुरुकुल थी। शाक्त धर्म से संबंधित इनकी रचना कौन सी थी, शक्ति थी। इस्लाम से संबंधित काबा और करबला इनकी इस्लाम से संबंधित रचना थी। ठीक है, महाभारत से संबंधित हम बात करते साथियों तो इनकी कौन कौन सी थी, जयद्रथवध थी, सेरंद्री थी, बक्सहार, वन वैभव, नहुस, हिडिंबा, शकुंतला, तिलोत्तमा और जयभरत, ये साथियों ये सारी कौन सी थी, इनकी महाभारत से संबंधित रचनाएं थी। ठीक है, इतिहास या ऐतिहासिक से संबंधित रचना इनकी कौन कौन सी थी, तो रंग में भंग हो गई। ठीक है, एक इनकी सिद्धराज हो गई, पत्रावली और विकट भट्ट, ये कौन सी है, इनकी इतिहास या ऐतिहासिक से संबंधित रचनाएं हैं। समकालीन रचना इनकी कौन कौन सी रही थी, अंजलि और अर्ध्य इनकी एक रचना जो कौन सी है साथियों, समकालीन रचना है। काल्पनिक एवं विचारात्मक रचना इनकी कौन कौन सी थी, देखो भरत भारती इनकी काल्पनिक रचना है। वैतालिक हो गई, हिंदू और आपके अजीत। ठीक है, साथियों ये 4 रचना इनकी कौन कौन सी, भरत भारती, वैतालिक, हिंदू और अजीत, ये चारों ही इनकी कौन सी है, काल्पनिक रचनाएं हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके प्रमुख कथन कौन कौन से जो कि बिल्कुल महत्वपूर्ण है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके कथन कौन कौन से हैं। देखो मैथिली शरण गुप्त जी का जो है कथन है साथियों कि मनोरंजन ही न केवल कवि का कर्म होना चाहिए। किसका कथन था, मैथिली शरण गुप्त जी का कथन था। ठीक है, एक है इनका एक और कथन है कि द्विवेदी युग के सबसे बड़े पुनरुत्थानवादी कवि मैथिली शरण गुप्त ही हैं। ठीक है, प्रमाण किसमें मिलता है साथियों, भारत भारती इनकी रचना जो है उसमें मिलता है। एक साथियों इनका कथन कि आधुनिक युग का वैतालिक भी कौन सा साथियों, किसको, मैथिली शरण गुप्त जी को ही कहा जाता है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है साथियों, ये कहते हैं कि पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली पुस्तक भी यही है। इसकी लोकप्रियता आलम यह रहा कि इसकी प्रतियां रातों रात खरीदी गई थी, सॉरी खरीदी गई थी, है ना, इसकी प्रतियां रातों रात खरीदी गई थी साथियों। ये किसमें मिलता है, देखो पहले पहल यानी सबसे पहले हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली पुस्तक भी यही रही थी। इसकी लोकप्रियता कौन सी रही थी, वो भारत भारती। ठीक है, इसकी लोकप्रियता का आलम यह रहा कि इसकी प्रतियां रातों रात खरीदी गई थी। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट कथन, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, कौन कौन से मोस्ट है आपको बता देती हूँ मैं पहले से। ये आपके पहले एग्जाम में आ चुका है, ये एग्जाम में आ चुका है, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है,
आगे हमारे शुक्ल जी का एक कथन और है कि गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि में निसंदेह कहे जा सकते हैं। ये बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट आपके पहले एग्जाम में भी आ चुकी है। ठीक है, एक कथन और है शुक्ल जी का, भारतेंदु के समय में स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी उसका विकास भरत भारती में मिलता है। ये भी आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। साथ ही एक कथन जो था आपका शुक्ल जी का वेरी मोस्ट है, ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ आपके पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा? कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया या प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं हैं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। ठीक है, ये भी किसका? शुक्ल जी का कथन है। एक हम बात करते हैं, यद्यपि शुक्ल जी का कथन एक और साथियों कि यद्यपि गुप्त जी जगत और जीवन के व्यक्त क्षेत्र में ही महत्व और सौंदर्य का दर्शन करने वाले अथवा तथा अपने राम को लोक के बीच अधिष्ठित देखने वाले कवि हैं, पर छायावादी रहस्यात्मक कविताओं से प्रभावित हो कुछ गीत इन्होंने भी रहस्यवादियों के स्वर में गाए जो झंकार से संग्रहित हैं। ठीक है, ये भी किसका है? शुक्ल जी का कथन है। इनका एक कथन और है जो कि मोस्ट है शुक्ल जी का, कि असीम के प्रति उत्कंठा और लंबी चौड़ी वेदना का विचित्र प्रदर्शन गुप्त जी की अंत प्रेरित प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, साथियों शुक्ल जी का एक कथन है और बहुत मोस्ट है ये भी, कि साकेत और यशोधरा इनके दो बड़े प्रबंध है। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है और आपके एग्जाम में ये जरूर देखने को मिलेगा आपको, है ना। ठीक है, इनके दो बड़े प्रबंध हैं, दोनों में उनके काव्यत्व का तो पूरा विकास दिखाई पड़ता है, पर प्रबंधत्व की कमी है। ठीक है, साकेत की रचना तो मुख्यतः इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। इसमें वर्णित वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कार पूर्ण पद्य तथा आजकल की नई रंगत की वेदना और लाक्षणिक विचित्र वाले गीत दोनों ही रखे थे। ठीक है, ये भी किसका है? शुक्ल जी का कथन है। आगे चले। ठीक है साथियों, आज की आपकी क्लास जो है यहाँ पे मैथिली शरण गुप्ता जी को मैंने बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया था और मेरी तरफ से ये कोशिश थी कि मैं आपको जल्दी से जल्दी ये टॉपिक खत्म करवा पाऊँ, लेकिन फिर भी आपके लगभग जो है साथियों 40 मिनट की क्लास आपकी हो चुकी है, तो कोई बात नहीं। लेकिन साथियों कोशिश ये रहेगी कि आपका जो प्रश्न है इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना। तो मैंने बहुत जो है डीप से करवाया था, मेरी तरफ से 100% मैंने करवाया था। बाकी थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जितने हो सकते हैं पुराने प्रश्न जो आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो। सबसे पहले अगर आप ग्रेड फर्स्ट की कर रहे हो तो फर्स्ट के 5 साल पुराने पेपर देखिए, सेकंड ग्रेड के 5 साल पुराने पेपर देखिए, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो तो। और या फिर अगर मैं बात करती हूँ आप एमपी वाले, तो आप झारखंड वाले, सब जो भी आप तैयारी कर रहे हैं साथियों टेट की, सॉरी आपके जो है टीजी पीजीटी की, तो आप पहले 5 साल के पुराने प्रश्न देखना कि किस प्रकार सरकार आपके पेपर बनाती है, और उसी पेपर के लेवल को ध्यान रखते हुए साथियों थोड़ा डीप आपको तैयारी करना है, क्योंकि साथियों आपको पता है कि सरकार आजकल पेपर बहुत डीप बनाने लग गई है ना। तो ठीक है, आज आपकी क्लास यहाँ तक रहेगी और मिथिलेश गुप्ता जी को मैंने मेरी तरफ से पूरा करवा दिया है। यहाँ तक आपका जो मोस्ट थे सारे फैक्टर मैंने बता दिए थे, कौन कौन से आपके पहले एग्जाम में आ चुके थे वो भी मैंने बता दिया। कल की क्लास में हम बात करेंगे किसकी? सत्यनारायण कवि रत्न के बारे में, है ना। कितने बड़े कवि हैं लगभग हम देख लेते हैं इनको। सत्यनारायण कवि रत्न, है ना, कल हम इनको ही पढ़ेंगे। एक क्लास रहेगी आपकी सत्यनारायण कविरत्न की। कल की क्लास में आपको सत्यनारायण कविरत्न और रामचरित उपाध्याय, ठीक है, दोनों ही कवि आपको एक साथ करवा दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आपके कुछ छोटे छोटे कवि रहेंगे साथ ही, उनको भी मैं करवा दूंगी जल्दी ही। तो चलो ठीक है, आज के लिए यही, धन्यवाद और शुभ दिन।